सीएस इफेक्ट एंड रूल की सेकंड क्लास। और आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स को, क्योंकि बहुत जगह सीएस इफेक्ट एंड रूल में शेड्यूल शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है और ये किस तरीके से सीएस इफेक्ट एंड रूल से संबंधित है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लॉ, एक्ट, रूल और सेक्शन में क्या फर्क होता है, इनमें क्या अंतर होता है और ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया था, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, इसका एक्ट हुआ आईपीसी। रूल क्या है, एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका प्रोसीजर। और उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या है, किसी एक्ट के पर्टिकुलर हिस्से को बताता है, जैसे एड्रेस करता है, जैसे 302 मर्डर के बारे में बताता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब कोई एक्ट किसी लॉ के अंतर्गत आता है तो फिर हमारी सीआईएसएफ किसके अंतर्गत आती है। तो सीआईएसएफ किसी लॉ के अंतर्गत नहीं आती, ये अनुसूची में आती है सेवेंथ शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल के 2A एंट्री में, सीएपीएफ। ठीक है, और ये सेवेंथ शेड्यूल किस में आता है, ये आता है संविधान के मेन संविधान के 246 आर्टिकल में। ठीक है, अब सेवेंथ शेड्यूल को पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कि शेड्यूल बनाई क्यों गई है और इनके पीछे क्या कारण था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें 3 लिस्ट होती है शेड्यूल में। 3 लिस्ट है। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, इसमें है 97 सब्जेक्ट, जैसे कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, सीएपीएफ, बैंकिंग एटसेट्रा। ठीक है, फिर आती है हमारी कौन सी, स्टेट लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट है और इन पे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन। इसके बाद आती है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड जो है वो है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची भी बोलते हैं। इसमें आते हैं 47 सब्जेक्ट, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ। तो इसमें 47 सब्जेक्ट आते हैं और इस पे दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है। अब हम समझेंगे कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, अनुसूचियां। अभी हमने कौन सी अनुसूची पढ़ी, सेवेंथ। और ये किसके अंतर्गत आती है, 246 आर्टिकल के। 246 आर्टिकल क्या कहता है, ये केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, तो ये 246 जो आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल 246, ये क्या कहता है, केंद्र और राज्यों
राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन किस तरीके से हुआ उसको पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल जैसे हमने पढ़ा कि 97 जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन में आते हैं कि जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 66 सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये क्या कर रहा है, और 47 सब्जेक्ट पे दोनों ही बना सकते हैं। तो 246 जो आर्टिकल है वो शक्तियों का विभाजन करता है, और किस तरीके से शक्तियों का विभाजन हुआ है उसके लिए हमें 7th शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा, जो हमने अभी पढ़ा। इसी तरीके से दूसरा है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट ये क्या कहता है कि भारत देश केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या है, यदि हमें इसके बारे में जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें शेड्यूल फर्स्ट में जाना पड़ेगा। शेड्यूल फर्स्ट यानी कि फर्स्ट अनुसूची में इसका विवरण है कि भैया कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, कौन से राज्य होंगे, उनकी क्या सीमाएं होगी। तो ये हमें सारी डिटेल कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमें शेड्यूल में। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 351 और 344 का फर्स्ट, इसमें क्या है, ये ऑफिशियल्स लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अब अगर ऑफिशियल्स लैंग्वेज को पढ़ना है कि ये कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, इसमें सिर्फ कहा है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। किसमें, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो अगर यदि हमें कौन सी लैंग्वेज है कौन सी नहीं है अगर इनको पढ़ना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, शेड्यूल्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है। दूसरा कारण ये है, अभी एक आर्टिकल है 83 आर्टिकल क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाउस। ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाउस। अब क्या है कि मान लो ये 83 है और एक हमारी क्या है, CAPF है। CAPF किसके अंतर्गत आती है, 7th शेड्यूल के ना, CAPF। अब मान लो यदि हमें जिस तरीके से हमने CRP हमारा BSF है और हमारी CISF है, यदि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, नक्सलाइट का मुद्दा खत्म हो जाता है, या हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो हमें क्या पड़ेगी, ना तो BSF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें CRP की जरूरत पड़ेगी, ना हमें CISF की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम इसको CAPF को 8th आर्टिकल में ले लेते, पहले 80 आर्टिकल में, कितना 80 आर्टिकल। अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं रही CAPF की, ये हमने हटा दी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। और इसको जो अगर मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, अगर हम उसमें इसको आर्टिकल देते हैं 80 और हमें अब इसकी जरूरत नहीं, तो ये हम हटाना पड़ेगा। अब जिसको अब तक हम इसमें 83 को जो पढ़ रहे थे, ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ हाउस, अब ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। हमारा संविधान पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक लगाई गई है, इसलिए अनुसूचियां बनाई गई है कि यदि किसी को कुछ हटाना पड़े तो कोई, अगर इसको अब हटाना भी पड़े तो ये 246 आर्टिकल डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको चुपचाप हटा सकते हैं। तो समझ में आया कि क्या अनुसूचियां किस लिए बनाई गई और क्या इनका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।